नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस रेड में IS मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है और आपको बता दें बड़ी ब्रेकिंग है, दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। और आपको बता दें IS का जो मॉड्यूल है उसका पर्दाफाश किया है दिल्ली पुलिस ने। बड़ी कामयाबी, ये बड़ी ब्रेकिंग आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है और दिल्ली से बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। और आपको बता दें दिल्ली पुलिस ने IS मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस को, पुलिस ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है और दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी के रूप में देखी जा रही है। और आपको बता दें पुलिस रेड में IS मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, पुलिस ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस की, बड़ी ब्रेकिंग आपको दिखा रहे हैं। और दिल्ली पुलिस ने रेड में IS मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस की। और आपको बता दें 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है जहां पर दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस रेड में IS मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है और बड़ी कामयाबी, आपको बता दें 2 आतंकियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। बड़ी ब्रेकिंग दिल्ली से आ रही है जहां दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। और आपको बता दें पुलिस रेड में IS मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। और आपको बता दें हमारे साथ जुड़ रहे हैं वेद भूषण जी। वेद भूषण जी, आपका स्वागत है दिल्ली 24 भारत पर। वेद भूषण जी, दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी है, IS मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, छठ का बहुत बड़ा त्योहार पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाएगा। बिहार में बहुत बड़े इलेक्शंस होने वाले हैं और छठ जो है बिहार से ज्यादा कनेक्टेड है। हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश और तमाम जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं उनके साथ में इनके कनेक्शंस हैं, परंतु जिस तरह से ये मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है ये कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को एक्सपोज करता है कि किस तरह से IS टेररिस्ट एक्टिविटीज इंडिया में फैलाकर किस तरह से एक मैसेज देना चाहते हैं, हमारे जो त्योहार हैं उसको किस तरह से खराब करना चाहते हैं। इलेक्शंस जो कि बिहार में है, ऐसे टाइम पर IS का ये मॉड्यूल का पर्दाफाश होना दिल्ली पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। बल्कि मध्य प्रदेश से भी दूसरा जो टेररिस्ट है उसका साथी अरेस्ट हुआ है और ये सादिक नगर एक ऐसा एरिया है, पहले भी सादिक नगर एरिया से इस तरह के टेररिस्ट और इस तरह के क्रिमिनल्स अरेस्ट होते रहे। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है दिल्ली पुलिस की। और आने वाले समय में इस तरह की जो और चीजें हैं वो अभी होंगी, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत शुरुआती स्टेज पर है। तमाम उनके डिजिटल जो अकाउंट्स हैं वो खंगाले जाएंगे, उनके बैंक अकाउंट्स खंगाले जाएंगे, कौन कौन उनको यहाँ शरण दे रहे थे, कौन कौन उनको एक्सपोज कर रहे थे, कौन कौन उनको फाइनेंस कर रहे थे, तमाम चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इन्वेस्टिगेशन होगी, जरूर होगी, और जो भी इससे संबंधित लोग हैं तमाम को अरेस्ट किया जाएगा और बहुत लंबे समय तक जेल और फांसी तक का प्रोविजन अब नए कानून में रखा गया है। तो उम्मीद करें कि कार्रवाई स्पेशल सेल की ये बहुत बड़ी तरफ एक इशारा कर रही है। वेद भूषण जी, चूंकि आप पूर्व ACP भी रहे हैं, तो क्या सूत्र थे दिल्ली पुलिस के पास जिसके कारण इन सबको पकड़ा गया? पुलिस की जो खास तौर से जो स्पेशल सेल है उनकी निगाह इस तरह के जो एलिमेंट्स है उनके ऊपर लगातार होती है। वो उनके कॉल डिटेल्स और तमाम उनकी लोकेशंस खगालते रहते हैं, उनके फोन टैपिंग पर रहते हैं। तो उसी क्रम के अंदर स्पेशल सेल जब किसी फोन को सुन रही थी तो उसमें इस तरह की चीजें आई कि छठ पूजा से पहले बहुत बड़ा धमाका दिल्ली के अंदर और बिहार के अंदर करना है और जो इलेक्शन की एक्टिविटीज है जिसका की फायदा जो विरोधी दल है वो उठा सके, परंतु उनकी जो मंशा रखी रह गई। और दिल्ली पुलिस ने 2 बड़े उनके जो मॉड्यूल के टेररिस्ट थे उन दोनों को अरेस्ट कर लिया है। उम्मीद है कि अभी इसमें और अरेस्ट होंगी, अभी थोड़ा इंतजार करना ही बेहतर है। वेद भूषण जी, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप एक बार फिर से आपको बताते चलें, दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी, IS मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है दिल्ली पुलिस ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समस्तीपुर से बिहार में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। चुनावी ऐलान के बाद प्रधानमंत्री मोदी बिहार में पहली जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जन्मस्थली समस्तीपुर से चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। जो 1970 के दशक में भारत और बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे, उन्होंने इस साल सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बिहार के एक प्रमुख समाजवादी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री
कर्पूरी ठाकुर को सामाजिक न्याय और हाशिए पर पड़े समुदायों के उत्थान के प्रति उनके समर्पण के लिए याद किया जाता है। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण सहित उनकी नीतियों का राज्य पर गहरा प्रभाव पड़ा है। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी समस्तीपुर और बेगूसराय में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। ये रैलियां चुनाव प्रचार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। एनडीए सरकार बिहार में अपनी उपलब्धियों का बखान कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को राज्य के युवा कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान विपक्ष पर बड़ा प्रहार किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निवास पर आज भाई दूज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लाडली बहनें उपस्थित रहीं। मुख्यमंत्री ने लाडली महिलाओं का पुष्प बरसाकर स्वागत किया और साथ ही बहनों को उपहार भी भेंट किए। वहीं मुख्यमंत्री यादव का बहनों ने शॉल, श्रीफल और साफा पहनाकर सम्मान किया। वहीं दूसरी ओर मोहन यादव ने कहा कि लाडली बहन के लिए भाई सदा उपस्थित रहेगा, उनकी हर मांगों और उनके इच्छाओं की पूर्ति करेगा। वहीं मोहन यादव ने कहा कि हमारी लाडली बहन आज मेरे निवास पर आई हैं, जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। वहीं मोहन यादव ने कांग्रेस पार्टी की चुटकी लेते हुए कहा, जब भी बहनों का सम्मान होता है तो कांग्रेस हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलती है। वह कभी बहन को दारू ज़्यादा पीने वाली बोलते हैं तो कभी ओछे और भद्दे कमेंट करती हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हिंदुस्तान की जो आधी आबादी है, जो हमारे लिए पूजनीय और वंदनीय हैं, जो लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती के रूप हैं, उस बहन के सशक्तिकरण के लिए हम आगे आएँ। हमारी बहन के हाथ में लक्ष्मी भी रहे, विद्या भी रहे और ज़रूरत पड़े तो दुश्मनों के खात्मे के लिए तलवार लेकर वो काली भी बन जाए। आज हमारी बहनें आसमान छू रही हैं, वो तेजस भी उड़ा रही हैं और ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन के दांत खट्टे भी कर रही हैं। भाई दूज के पावन पर्व पर प्रदेश भर की लाडली बहना 1,26,00,000 से ज़्यादा बहनों को मैं बधाई देना चाहूँगा। आज के इस सीएम हाउस में सभी बहनों की प्रतीकात्मक रूप से जो कार्यक्रम हुआ है, लेकिन इस कार्यक्रम की गूंज पूरे प्रदेश के अंदर लगभग प्रदेश की 4 करोड़ बहनों को मैं बधाई देना चाह रहा हूँ, जिसमें 1,26,00,000 लाडली बहना है, जिनको सीधे सीधे आज के बाद से राशि जब मिलेगी तो 250 रुपये उनके यहाँ प्लस होकर आएंगे और 1500 रुपया उनकी राशि चालू हो जाएगी। मैं बहनों को भाई दूज पर ये बहन का भाई का रिश्ता बनाए रखने के लिए न्योछावर भी है। बहन के हाथ में ये शगुन की राशि। आज इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री निर्मला भूरिया जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी, माननीय मंत्री राकेश शुक्ला जी, माननीय विधायक पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी, विधायक माननीय भगवान दास सबनानी जी, माननीय विधायक विष्णु खत्री जी, इस अवसर पर रविंद्र यतीश जी, जिला नगर निगम की हमारी भोपाल की महापौर मालती राय जी, सभापति किशन सूर्यवंशी जी, सारे मित्रों के साथ हमने इस पूरे आयोजन में भाग लेकर के बहनों के साथ हमारी पार्टी का भी जो रिश्ता बना और सरकार के माध्यम से बहनों की जिंदगी बदल रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्री मैट्रिक व पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत किसी भी विद्यार्थी की स्कॉलरशिप राशि नहीं छूटनी चाहिए। इसके लिए हरियाणा भवन स्थित आवासीय आयोग ये सुनिश्चित करे कि केंद्रीय मंत्रालयों के द्वारा चलाई जा रही स्कीमों की जानकारी लेने के लिए संबंधित मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर रखें। पूरी जानकारी प्रदेश सरकार के विभागों को भी इस बारे में नियमित रूप से अवगत कराएं। साथ ही स्कूल व कॉलेजों के प्रिंसिपल भी विद्यार्थियों को योजनाओं की जानकारी दें और उनके स्कॉलरशिप के ऑनलाइन फॉर्म भी भरवाना सुनिश्चित करें। कुरुक्षेत्र नागरिक अस्पताल की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। बुधवार रात अस्पताल में अचानक बिजली चली गई, जिसके बाद डॉक्टरों को मजबूरन मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज करना पड़ा। अस्पताल में सफाई व्यवस्था और टॉयलेट में पानी की समस्या ने मरीजों और परिजनों की परेशानी और बढ़ा दी। इलाज करवा रहे मरीजों के परिजनों ने बताया कि अस्पतालों में ना तो साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है और ना ही मूलभूत सुविधाएं ठीक है। चारों ओर गंदगी और दुर्गंध फैली हुई है। वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि बिजली को लेकर काम चल रहा है, जिससे 10-15 मिनट की परेशानी हुई। अन्य व्यवस्थाओं पर संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाएगी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग की ओर से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का प्रयास हरियाणवी संस्कृति का विकास थीम पर राज्य स्तरीय रत्नावली हरियाणा दिवस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में बुधवार को विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में
पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने कार्यक्रम की रूपरेखा साझा की। इससे पूर्व रत्नावली महोत्सव के पोस्टर का भी विमोचन किया गया। कुलपति ने बताया कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना 1957 में हुई थी, जबकि हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ। हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में विश्वविद्यालय में वर्ष 2006 से रत्नावली महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष ये आयोजन 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। 4 दिवसीय इस राज्य स्तरीय महोत्सव में 34 विद्याओं का मंचन किया जाएगा। कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। साथ ही हरियाणवी व बॉलीवुड कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इस अवसर पर 50 से अधिक संस्थान और 3 से 4 हजार छात्र छात्राएं भाग लेंगे। रत्नावली 28, 29, 30, 31 इस तरह से 4 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा इसी अक्टूबर के मास में। और हम सब लोग जानते हैं कि रत्नावली हरियाणवी संस्कृति का एक महाकुंभ है। लगभग 50 से ज्यादा संस्थान इसके अंदर प्रतिभागिता करेंगे। ऐसी उम्मीद है कि 3000 से लेकर 4000 तक प्रतिभागी इसके अंदर अपनी जो 34 विधाएं हैं उसके अंदर अपनी प्रस्तुतियां यहाँ पर देंगे। इसके लिए विभिन्न मंच बनाए जाएंगे और उन मंचों के माध्यम से ये 4 दिन तक एक महा उत्सव के रूप में इसका आयोजन किया जाएगा। मंचीय कार्यक्रमों के अलावा बाहर हमारे स्टूडेंट्स, हमारे विद्यार्थी एक ग्रामीण परिवेश के अंदर एक एग्जीबिशन को लगाएंगे, जिसके अंदर उन्हीं के द्वारा बनाए हुए जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जो कि हमारे फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट, हमारे होम साइंस के स्टूडेंट्स, हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स जो बनाते हैं, उनको वहां पर प्रदर्शित किया जाएगा। रत्नावली हरियाणा सरकार का भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्ती साफ दिखाई दे रही है, जिसके चलते आज कुरुक्षेत्र में विजिलेंस ने सिटी थाना एसएचओ विनय कुमार को 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। ये धरपकड़ उस समय हुई जब एसएचओ अपनी सरकारी गाड़ी से कुरुक्षेत्र सर्किट हाउस पहुंचे थे और गाड़ी से उतरकर डील कर रहे थे। तभी विजिलेंस की टीम ने उन्हें धर दबोचा। रेट के बारे में जानकारी देते हुए विजिलेंस अधिकारी ने बताया कि पंचकुला टीम को सूचना मिली थी कि थाना सिटी एसएचओ विनय कुमार ने एक केस में व्यक्ति को जेल का डर दिखाकर 5 लाख की मांग कर रहे हैं, जिसमें से 3 लाख पहले दिए जा चुके हैं। आज 50,000 रुपये लेने एसएचओ सर्किट हाउस चौक पहुंचे थे, जहां उन्हें पैसों सहित रंगे हाथ पकड़ा गया है। सर, एक बड़ी कामयाबी मिली है। आज इस मामले में हमारे पास शिकायत गई थी टोल फ्री पे पंचकुला हेडक्वार्टर एसीबी में। तो वहाँ से शिकायत के आधार पर हमने जो शिकायत थी विनय सब इंस्पेक्टर एसएचओ थानेश्वर के खिलाफ, तो उसमें जो शिकायत करता था उनके उसका मैटर था, कोई प्राइवेट फर्मों का केस था अपना कोर्ट में पंचकुला में। उसमें एसएचओ अपना थानेश्वर हैं जो, उनकी रिपोर्ट जानी थी कोर्ट में। तो जैसे ही वो रिपोर्ट उन्होंने वहाँ पर दाखिल भी कर दी, लेकिन उसकी एवज में उन्होंने उसके परिवार को गिरफ्तार करने का डर दिखाकर भी आपको इस केस में गिरफ्तार किया जाएगा। सर, एक बड़ी कामयाबी मिली है। हाँ जी। दाऊद इब्राहिम के ड्रग्स सिंडिकेट के कर्ता धर्ता सलीम डोला का एक और गुर्गा गिरफ्तार हो गया है। उसकी पहचान मोहम्मद सलीम मोहम्मद सोहेल शेख के रूप में की गई है। उसे दुबई से प्रत्यार्पण करके भारत लाया गया है। बीते दिनों ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी द्वारा छापेमारी भी की गई थी और ड्रग्स सिंडिकेट के कारोबार में सलीम डोला का बेटा ताहिर सलीम डोला और भांजा मुस्तफ़ा कुब्बावाला पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पिछले साल फरवरी के महीने में परवीन बानो गुलाम शेख नाम की एक महिला को मुंबई के चेंबूर इलाके से गिरफ्तार किया और उसके पास 641 ग्राम एमडी ड्रग बरामद हुआ, जिसके बाद इस केस में जांच के दौरान मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को सांगरी में चल रहे ड्रग सिंडिकेट से जुड़े एक फैक्ट्री के बारे में पता चला। पुलिस की जांच में पता चला कि यह ड्रग सिंडिकेट सलीम डोला से जुड़ा हुआ है, जो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के लिए उसका ड्रग सिंडिकेट भारत में देखने का काम करता है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर ठाकरे परिवार की एकजुटता चर्चा का विषय बनी है। शिवसेना
उद्धव पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे के बीच पिछले कुछ महीनों से बढ़ती नज़दीकियों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। भाई दूज के अवसर पर उद्धव ठाकरे 21 साल बाद अपनी चचेरी बहन जयवंती ठाकरे देशपांडे के घर पहुंचे। इससे पहले साल 2004 में उद्धव जयवंती के घर पहुंचे थे। इस मौके पर पूरा ठाकरे परिवार एक साथ नजर आया। ठाकरे परिवार के इस पुनर्मिलन ने राजनीतिक अटकलों को और हवा दे दी है। ये पहला मौका नहीं है जब दोनों ठाकरे भाई साथ दिखे हों। इससे पहले पिछले 4 महीनों में दोनों ठाकरे बंधुओं की ये 8वीं मुलाकात है। 23 दिसंबर 2024 को जयवंती के बेटे की शादी में दोनों भाई एक साथ नजर आए थे। इसके बाद 5 जुलाई 2025 को सरकार के हिंदी की अनिवार्यता के निर्णय के विरोध में दोनों भाइयों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया था। उसके बाद से अभी तक दोनों की 8 बार मुलाकातें हो चुकी हैं। भिंड जिले के लाहौर थाना क्षेत्र से एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां बैंक के सामने खड़ी एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी में चार्जिंग के दौरान ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते स्कूटी में आग लग गई और वो धू-धू कर जल उठी। स्थानीय लोगों ने तुरंत पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, हालांकि तब तक स्कूटी पूरी तरीके से राख में तब्दील हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि वो स्कूटी करीब 20 दिन पहले ही खरीदी गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन अचानक हुए विस्फोट से इलाके में दहशत फैल गई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि ई वाहनों की सुरक्षा जाँच और चार्जिंग से जुड़ी गाइडलाइन को लेकर सख्त कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसे हादसे ना हों। दमोह जबेरा थाना अंतर्गत एक ग्राम में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक युवक ने 11 वर्षीय मासूम लड़के के साथ अप्राकृतिक कृत्य जैसी घटना को अंजाम दिया। थाना प्रभारी विकास सिंह चौहान ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार की दरमियानी रात्रि 9:30 बजे फरियादी के द्वारा जबेरा थाना में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उनके 11 वर्षीय पुत्र के साथ महेंद्र गौड़ द्वारा अपहरण कर तालाब के पास ले जाकर तालाब की मेट के किनारे अप्राकृतिक कृत्य की घटना को अंजाम दिया, जिस पर मामला पंजीबद्ध करते हुए थाना प्रभारी विकास सिंह चौहान ने तत्परता के साथ टीम गठित कर पुलिस अधीक्षक श्रुति कीर्ति सोमवंशी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजीत सिंह भदौरिया के निर्देशन में एसडीओपी देवी सिंह के मार्गदर्शन में 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर मानवीय न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया। उक्त आरोपी को गिरफ्तार करने में जबेरा पुलिस स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ग्वालियर से बड़ी खबर है, झेलम एक्सप्रेसवे में फर्जी टीटीआई पकड़ा गया है। यह आरोपी बर्थ दिलाने के नाम पर वेटिंग टिकट वाले यात्रियों और जनरल कोच में बिना टिकट यात्रा कर रहे यात्रियों से वसूली कर रहा था। किसी यात्री ने इसका वीडियो बनाकर रेलवे मदद नंबर पर शिकायत की थी। जैसे ही ट्रेन ग्वालियर स्टेशन पहुंची, आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर दबोच लिया। जानकारी के मुताबिक पुणे से जम्मू तवा और जा रही झेलम एक्सप्रेस के जनरल कोच में आरोपी फर्जी टीटीई बनकर चढ़ा था। वो झांसी से ट्रेन में सवार हुआ और खुद को टीटीई बताकर यात्रियों को डराकर अवैध वसूली करने लगा। यात्रियों ने उसकी करतूत का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और इसकी शिकायत रेलवे अधिकारियों को दी। फर्जी टीटीई के रूप में पकड़े गए व्यक्ति के अपना नाम कमल पांडे बताया है। उसने खुद को सेना का जवान बताते हुए ललितपुर में पदस्थ होने का दावा किया है। आरपीएफ के आरोपी से 1620 रुपये नकद बरामद किए हैं। जीआरपी ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो बिना टिकट यात्रा कर रहा था और पहले भी 2 बार ट्रेनों में फर्जी चेकिंग कर यात्रियों से पैसे वसूल कर चुका है। त्योहारों का सीजन देखकर उसने दोबारा झेलम एक्सप्रेस में ये हरकत की, लेकिन इस बार उसकी चालाकी काम नहीं आई और वो आरपीएफ के हत्थे चढ़ गया। सर मामला ये था, कंट्रोल मैसेज मिला था कि गाड़ी संख्या 1077 जो है उसमें कोई व्यक्ति जो है झांसी से ग्वालियर के बीच में कुछ मतलब वसूली का काम कर रहा है टीटी बन के। तो कमल सिंह के साथ में अटेंड करके आरपीएफ ने उसको उतारा और मामला मतलब जो शिकायत मिली थी वो सही पाकर उसको जीआरपी को हैंड ओवर किया। कितने लंबे आपसे चल रहा था ऐसा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो पहली बार ऐसा मामला है। अभी तक तो ऐसा मामला सामने नहीं आया। कहाँ पर अरेस्ट होना बताया है? ये 19 मीडियम रेंज रेजिमेंट
बिना ताल बैठ कर मतलब जो है अवस्था है क्यों कर रहा था कुछ पूछताछ नहीं ऐसा कुछ खास। मध्य प्रदेश के रीवा में दवा कारोबार से जुड़ा बड़ा घोटाला सामने आया है। दवाओं में मिलावट और डॉक्टरों की कमीशनखोरी के इस काले खेल का पर्दाफाश तब हुआ जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में एक मेडिकल स्टोर संचालक ने खुद स्वीकार किया कि बाजार में नकली और महंगी दवाओं का कारोबार खुलेआम चल रहा है। वायरल वीडियो में संचालक ने साफ कहा है कि हम खुद बेच रहे हैं नकली दवा। 50 रुपए की दवा 300 में बेचनी पड़ती है। डॉक्टर कमीशन के लिए मजबूर करते हैं। वो यहाँ वहाँ की बातें करके कुछ बातें उगलवाना चाहते तो उनका मानसिकता ये था, लेकिन हमने उनको ये बताया कि जो भी दवाइयाँ रीवा में चलती हैं बेची जाती हैं तो वो नई ब्रांड को देहात का आदमी नकली समझता है और जर्निक को ही नकली समझता। तो साफ बात हमने उनको बताया कि कुछ देहात के लोगों को कहना ऐसा हो जाता है तो हम उसको नकली मानो असली मानो। जो भी दवा है वो तो डॉक्टर लिखेंगे, नई दवाइयाँ कंपनी की होती है वो तो समझ नहीं पाते। तो वहाँ जो बात है जो टेस्ट में थोड़ा सा किसी को हमने अब शब्द बोला होगा उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अब शब्द बोलना हमारा उद्देश्य नहीं था, हम थोड़ा सा ऐसी कोई इंटेंशन की बात नहीं, लेकिन जहाँ नकली असली की बात है तो ये गांव के लोगों की मानसिकता है। आए थे वो यहाँ अन्नपूर्णा ड्रग स्टोर के संबंध में जो वीडियो वायरल हुआ था और उसमें जो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा संज्ञान में लेते हुए एक जांच कमेटी गठन कर जांच करने के लिए निर्देशित किया गया। उसी संबंध में आज ये अन्नपूर्णा मेडिकल स्टोर पे यहाँ पे जांच दल उपस्थित होकर इन्होंने इसका परीक्षण किया, सब जांच की और कार्रवाई अभी प्रचलन में है और इनके मेडिकल स्टोर को सीज कर दिया गया है। अब जांच के प्रतिवेदन के पश्चात जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अन्नपूर्णा ड्रग स्टोर के संबंध में जो वीडियो वायरल हुआ। पंजाब और चंडीगढ़ में रोडवेज, पन बस और पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन द्वारा प्रस्तावित चक्का जाम आंदोलन को फिलहाल टाल दिया गया है। बुधवार को डिपो परिसर में हुई बैठक के बाद यूनियन नेताओं ने घोषणा की कि सरकार द्वारा बस टेंडर प्रक्रिया रोकने के फैसले के बाद वो 31 अक्टूबर तक हड़ताल स्थगित कर रहे हैं। यूनियन प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि अगर ये तय तारीख तक सरकार ने कोई ठोस समाधान नहीं निकाला तो अचानक से एक्शन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगली बार बिना पूर्व सूचना के जहां बसें खड़ी होंगी वहीं रोक दी जाएंगी और हाईवे जाम किए जाएंगे। अमरोहा के सैदन नंगली थाना क्षेत्र में दबंगों ने एक परिवार के घर में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। गाली गलौज से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसा में बदल गया। आरोपियों ने लाठी डंडों से हमला किया, घर में तोड़फोड़ की और तमंचा लहराते हुए फायरिंग कर दी। गोलियों की आवाज से इलाके में अफरा तफरी मच गई। रामलीला मैदान स्थित धर्मशाला मंदिर के पास रहने वाली लक्ष्मी शर्मा पत्नी राजेश ने पुलिस को तहरीर दी। आरोप है कि सभी ने मिलकर उनके परिवार पर हमला कर दिया। बचाने आई प्राची और प्रेक्षा को भी बुरी तरीके से पीटा गया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी शराब के नशे में थे और पहले भी कई बार विवाद कर चुके हैं। सर, मेरा नाम लक्ष्मी शर्मा है, मैं आशा का काम करती हूँ और सर ये बॉबी हमारा पड़ोसी है जो आए दिन हमें मारने की धमकी देता है, बुरी बुरी गालियाँ देता है। और सर इसके पहले भी थाना सैन नंगली में कई मुकदमे चल चुके हैं और थाना असमोली में इसके कई केस चल रहे हैं दारू की उसमें। और सर ये बार बार हमको मारता है और उस दिन तो इसने सरकारी उससे फायरिंग की है, हमें मारने की कोशिश करी है। मेरी लड़की को गला घोट के और बाल खींचता हुआ अपने घर तक ले गया, उसे गला बहुत मुश्किल से छुड़ाया है उस औरत ने। उसका नाम चंचल है, वो बयान भी दे देगी आपको कि मैंने उसको छुटाया है। और सर उसकी आए दिन यही रहती है और इसमें बहुत बड़े नेताओं का भी हाथ है जो हमें यहाँ तक पूरा नहीं होने दे रहा है और मैं इसलिए बहुत यहाँ पे आई हूँ। थानों में अवैध वसूली का मामला उजागर होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। एक न्यूज़ वेबसाइट के स्टिंग ऑपरेशन में बांदा, चित्रकूट और कौशाम्बी जनपद में कई स्थानों में खुलेआम अवैध वसूली किए जाने का खुलासा हुआ है। इस स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया कि बालू और मिट्टी और गिट्टी से भरे ओवरलोड ट्रकों को निकालने के नाम पर थानों में बेधड़क वसूली की जा रही है। वसूली के वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में अफरा तफरी का माहौल है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफाइड वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगाई है। सीएम का गैर खाद्य वस्तुओं को भी हलाल सर्टिफाइड कर 25,000 करोड़ कमाने एवं उस धन का आतंकवाद, लव जिहाद और धर्मांतरण में इस्तेमाल होने का दावा है। हलाल पर रोक पर संभल सांसद
जियाउद्दीन रहमान बर्क का गुस्सा भड़का है। उन्होंने आतंकवाद में पैसे के खर्च का सबूत मांगा है। वहीं पर हलाल पर सरकार पर दोहरी पॉलिसी रखने का सरकार पर आरोप लगाते हुए हलाल सर्टिफाइड वस्तुओं के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने का चैलेंज किया है। यूपी में हलाल सर्टिफाइड वस्तुओं की बिक्री पर रोक के सीएम के आदेश की संभल सांसद ने निंदा की है। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।